हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य इग्नू। आज की इस वीडियो में हम BANS 184 के सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, जो कि पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी के सब्जेक्ट से होने वाला है। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से हमने डिस्कस किया, उनमें से जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड थे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम से पहले आप इसको जरूर देख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए या किसी भी तरह का नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य इग्नू के नाम से है। ठीक है, वहां पे आपको ये पीडीएफ जो है अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। और अगर आप अपनी स्टडी के लिए कोई बुक परचेज करने की सोच रहे हैं, तो आप नीरज पब्लिकेशंस की बुक खरीद सकते हैं। इनकी बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। और अगर आप हमारे डिस्काउंट कूपन कोड को यूज करेंगे, जो कि है एकलव्य, तो आपको आपकी खरीदारी पे अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर आप इनके वेबसाइट्स के थ्रू 500 से ज्यादा की खरीदारी करते हैं, तो अभी इनके स्पेशल ऑफर के तहत आपको 50% का ऑफ भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? ब्रीफली डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। तो जितने भी टाइप्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के, उसको डिफाइन करना है, और एपिडेमियोलॉजी क्या होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, सो एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ डिजीजेस एंड हेल्थ रिलेटेड कंडीशन स्प्रेड एंड इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन। तो देखिए, एपिडेमियोलॉजी बिल्कुल सिंपल चीज है। उसमें क्या होता है, एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर डिजीज जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बीच कैसे फैल रही है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पोल्यूशन पे, सॉरी उस पॉपुलेशन पे। तो उस सिचुएशन में जो स्टडी करी जाती है इस चीज के बिहार पर, उसी को बेसिकली एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व्स इन एनालाइजिंग पैटर्न्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजीजेस टू इन्फॉर्म पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। तो इसमें ना कई तरह की स्टडीज करी जाती हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज को लेकर, कि वो कैसे किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को जो है इफेक्ट कर रहा है, कैसे किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में फैल रहा है। ठीक है, और फिर उसके पैटर्न को भी एनालाइज किया जाता है कि क्या पहले रेशियो था उसका, अब कुछ ज्यादा बढ़ने लग गया है, पहले कम था, कुछ इस तरीके से उसके कॉजेस क्या क्या हो रहे हैं, तो उसकी स्टडी करी जाती है एपिडेमियोलॉजी में। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आर क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होते हैं। ठीक है, जिसको हम एक एक करके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। इसमें क्या होता है, दीज असेस डिजीजेस प्रिवेलेंस एंड एक्सपोजर स्टेटस इन अ पॉपुलेशन एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम के बीच में, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बीच में उस डिजीज का क्या स्टेटस है अभी, इस समय पर, कोई भी पर्टिकुलर टाइम हो सकता है, उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बीच कोई भी पर्टिकुलर डिजीज जो फैल रही है उसका क्या स्टेटस है, मतलब वो अभी कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ है या कम हुआ है। तो उसको, उस वाली स्टडी को क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कहा गया है। ठीक है, एंड साथ ही साथ जब हम केस सीरीज की बात करते हैं, तो इसके नाम से भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको, कि इसमें ना एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को लिया जाता है। ठीक है, और उनके ना उन वही डिजीज उन सभी ग्रुप के मेंबर को हुआ होता है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है ना, एंड प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इनिशियल इंसाइट फॉर फर्दर रिसर्च। तो उन पर्टिकुलर ग्रुप में से जो पेशेंट है, उन सभी का स्टडी किया जाता है कि उन पर्टिकुलर पेशेंट्स में पर्टिकुलर डिजीज ने कैसे कैसे इफेक्ट डाला, क्या सभी के ऊपर एक जैसा इफेक्ट आया है या कुछ कुछ डिफरेंसेस भी आए हैं अलग अलग पेशेंट में। डिजीज ही एक है, बट बीमारी तो एक ही है, पर पेशेंट्स के ऊपर किस तरीके से वो बेसिकली इफेक्टिव तरीके से उसमें अपना इफेक्ट डाल रहा है। तो उस स्टडीज में जब करते हैं हम उसको, तो उसको हम केस सीरीज कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा होता है इकोलॉजिकल स्टडीज। इसमें क्या होता है, एनालिसिस पॉपुलेशन लेवल डाटा एंड टू एक्सप्लोर एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जितने भी एक्सपोजर एंड आउटकम होते हैं उस डिजीज के पर्टिकुलर, तो उस पर्टिकुलर डिफरेंट ग्रुप में, ऑफन लीडिंग टू हाइपोथेसिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो आगे के जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको करने के लिए बेसिकली इस वाली स्टडीज का इम्पैक्ट कैसे पड़ा किसी भी पॉपुलेशन के बीच में, उस तरीके से इसको एक्सप्लोर किया जाता है। तो ये तीन तरह के एपिडेमियोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट्स थे। ठीक है, और नेक्स्ट में आप ये बता सकते हैं प्रिविलेंट स्टडीज। इसमें क्या होता है, मेजर्स द प्रमोशन ऑफ अ पॉपुलेशन विद अ पर्टिकुलर डिजीज और कंडीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन के बीच में किसी भी डिजीज के लिए उसका कंडीशन क्या है किसी भी स्पेसिफिक टाइम में, उसको बेसिकली
प्रिविलेंट स्टडीज कहा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट हमसे पूछा गया है इंसिडेंस स्टडीज। इसमें क्या होता है, फोकस ऑन अ न्यू केस ऑफ अ डिजीज अक्यूरिंग विद इन अ डिफाइंड टाइम पीरियड, हेल्पिंग एस्टिमेट डिजीजेस रिस्क एंड आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क पॉपुलेशन। तो बेसिकली इस वाली स्टडी में क्या होता है, किसी भी डिजीज की ना, डिजीज के बारे में पढ़ा जाता है, उसके बारे में स्टडी करी जाती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। और फिर उसमें से निकाला जाता है कि इसका कितना रिस्क है, इसमें क्या हाई रिस्क हो सकता है, क्या ये आगे फैलेगा या यहीं पे खत्म हो जाएगा, या नॉर्मल चीज है ये, या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली बीमारी है। तो इस तरीके से जब स्टडी करी जाती है तो उसको बेसिकली इंसिडेंस स्टडीज कहा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है टाइम सीरीज एनालिसिस। इसमें क्या होता है, एग्जामिन्स डाटा ओवर टाइम टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड सीजनल वेरिएशन इन डिजीज ऑक्यूरेंस। तो मतलब इसमें क्या होता है कि वो पर्टिकुलर जो डिजीज है वो किसी सीजनल वेरिएशन के थ्रू तो नहीं होता, मतलब गर्मी में होता है फिर सर्दी में नहीं होता। तो इस तरीके से जब वो क्या उसका सीजनल वेरिएशन है उस पर्सपेक्टिव से जब इसकी स्टडी करी जाती है तो उसको टाइम सीरीज एनालिसिस कहा गया है, ठीक है। So these studies plays a fundamental role in understanding diseases, pattern guiding public health and policies and informing further research directions. तो बेसिकली ये जितने भी तरह की स्टडीज होती हैं डिजीजेस से लेकर उन वो क्या होता है, उनका बेसिकली फंडामेंटल रोल ये होता है कि अभी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका सोसाइटी पे और आने वाले टाइम पे कैसा हो रहने वाला है, और फिर उस पर्टिकुलर बीमारी से लेकर उसके सोल्यूशन को ढूंढने के लिए उस पे आगे फर्दर रिसर्चेस के लिए ऐसे ऐसे स्टडीज करे जाते हैं ताकि रिसर्चेज में हेल्प हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डिफाइन पब्लिक हेल्थ ब्रीफली, डिस्कस इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में और ये बहुत बारी रिपीटेड भी था ये क्वेश्चन। So, public health refers to the science and practice of promoting and protecting the health and well-being of communities and population। तो बेसिकली पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या होता है कि जितने भी तरह के लाइक कोई भी बीमारी फैल रही है या कुछ भी तरीके का हेल्थ इशू है किसी भी पॉपुलेशन के बीच में, पब्लिक के बीच में, तो उनको अच्छा कैसे किया जा सकता है, उनको और भी ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड कराई जा सकती है, ठीक है। एट इन it encompasses efforts aimed at preventing diseases, prolonging life, and improving overall quality of life through organized and collective actions। तो बेसिकली यहाँ पे पब्लिक हेल्थ ब्रीफली डिस्कस करना है यहाँ पे हमको, ठीक है। तो जिसका इसका जितना भी ओरिजिन है और डेवलपमेंट है इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, ये तो आप खुद भी बता सकते हैं, राइट। कि जितना भी पब्लिक है उसके हेल्थ इश्यूज को ठीक करना, उनको नए नए क्वालिटी में चीजों को प्रोवाइड कराना ताकि उनकी लाइफ जो है वो और भी ज्यादा कलेक्टिव हो सके, ठीक है। एंड its organized or sorry its origins can be tracked back to ancient civilization that recognize the importance of sanitation and diseases control। तो बेसिकली इसके अगर हम और ओरिजिन की बात करें पब्लिक हेल्थ की तो इसको हम बैक एंशियंट सिविलाइजेशन के टाइम से भी इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसी टाइम से ना लोगों के बीच में सैनिटेशन का और डिजीज को कंट्रोल कैसे करना है उसको लेकर जागरूकता देखने को मिल रही थी, ठीक है। एंड द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इमर्जेस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो 19th सेंचुरी के थ्रू होने लगा था, ठीक है। बिकॉज 19th सेंचुरी के टाइम पे ना नए नए एडवांस तरीके के पब्लिक हेल्थ एजेंसीज की इस्टेब्लिशमेंट हो रही थी, ठीक है। एंड इट्स डेवलपमेंट गेन्ड मोमेंटम इन द 20th सेंचुरी ड्रिवन बाय ब्रेक थ्रूज immunization, sanitation, and health policies, leading to the establishment of robust public health system worldwide। तो बेसिकली जब 20th सेंचुरी आता है तो कई नए नए तरीके के लोगों को इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाना है, सैनिटेशन का कैसे फॉलो करना है, हेल्थ पॉलिसीज लाई गई नई नई। तो उसके थ्रू क्या हुआ, 20th सेंचुरी के टाइम पे आते आते पब्लिक हेल्थ की जो ओरिजिन है वो और भी ज्यादा आगे आगे डेवलप होने लग गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ब्रीफली डिस्कस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो बेसिकली अभी तक इंडिया के अंदर कौन कौन से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चले हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सो इंडिया हैज इम्प्लीमेंटेड वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स टू एड्रेस की हेल्थ चैलेंजेस एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस। सम नोटेबल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग, इसमें क्या होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये फर्स्ट हमारा था, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जितने भी रूरल एरिया से पीपल आते हैं उनको हेल्थ प्रोवाइड करना, उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में और क्वालिटी में, ठीक है। तो और ये जो है इसका एम था बेसिकली ताकि ये एक्सेसिबल हो सके
रूरल एरिया के पीपल के लिए भी, ठीक है। एंड इट फोकस ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इम्यूनाइजेशन। इसमें बेसिकली जो मैटरनल तरीके के जितने भी डिजीजेस थे और चाइल्ड रिलेटेड जितने भी बीमारियां थी उनको कवर किया गया था, उनके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए और उन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली इस पे ध्यान दिया गया था, ठीक है, जिसको हम एनआरएचएम के नाम से भी जानते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो पहला मिशन यही था हमारा, ठीक। नेक्स्ट में हम देखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको आरएसबीवाई भी बोला गया है। ये जो है 2008 में आया था, ठीक है, और इसका एम था बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन, इनहांसिंग देयर एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। तो कुछ ऐसे पॉपुलेशन होते हैं जो और भी दूसरे पॉपुलेशन से ना मार्जिनलाइज हो जाते हैं, मतलब वो दरकिनार हो जाते हैं, आप कह सकते हैं, मतलब एक साइड में दरकिनार हो जाते हैं वो। तो ऐसे पॉपुलेशन के लिए और भी ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो और उनका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो सके, उसके लिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको 2008 में इंट्रोड्यूस कराया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसको 2003 में लाया गया था, इनिशिएट किया गया था इसको, ठीक है। और इसके अगर हम स्ट्रेंथनिंग पार्ट की बोले तो इसमें बेसिकली जो टेरिटरी हेल्थ केयर था उसके उसके ऊपर ध्यान दिया गया, जितने भी टेरिटरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंक्लूडिंग अपग्रेडिंग मेडिकल कॉलेजेस एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू एम्स इंस्टीट्यूशंस। तो इस वाले जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना था इसका बेसिकली एम क्या था कि जितना भी टेरिटरी टेरिटरी से रिलेटेड हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अपग्रेड करना और वहां पे नए नए एम्स इंस्टीट्यूशंस को खोलना, ठीक है, और कॉलेजेस को, मेडिकल कॉलेजेस को भी ओपन करना, ठीक है। और नेक्स्ट है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसमें बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, इसमें इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एचआईवी एंड एड्स, ठीक है, एचआईवी एंड एड्स। दिस प्रोग्राम फोकसेस ऑन अवेयरनेस टेस्टिंग टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट फॉर इफेक्टिव इंडिविजुअल्स। तो जिन भी पर्सन को, जिन भी पॉपुलेशन को एड्स या फिर एचआईवी से लेकर कोई भी हेल्थ इश्यूज था, कोई भी प्रॉब्लम थी, तो उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए इस नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को चलाया गया था, ठीक है। और इसमें बेसिकली लोगों को अवेयरनेस भी बताया गया था इसके बारे में कि अगर आपको कैसे अवेयरनेस बताया गया, ठीक है, और अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको टेस्टिंग करवानी है, ट्रीटमेंट कैसे लेना है, इन सब के बारे में इस वाले योजना में बताया गया बेसिकली, ठीक है। और नेक्स्ट आता है इसमें हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम एनटीसीपी भी कहते हैं। इसका अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें ट्यूबरक्लोसिस से जितने भी चीजें थी, एलिमेंट थे, उनका इसमें बेसिकली यही एम था मेन कि जो ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड जितने भी डिजीज थे, बीमारियां थी ना, उनको कंट्रोल किया जाए और उसको एलिमिनेट करा जाए थ्रू उसके मेजरिंग करी जाए, कितना है, कितने ऊपर पहुंच चुका है ये और किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। और बेसिकली इसका अर्ली डायग्नोसिस किया जाए, अगली अर्ली डायग्नोसिस जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाए और अवेयरनेस फैलाई जाए। इसका बेसिकली मेन मोटिव ये था, ठीक है, एनटीसीपी का। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें क्या है, लॉन्च इन 2018, इट्स one of the world's largest health insurance scheme, providing financial protection for secondary and tertiary healthcare services to vulnerable population। तो बेसिकली इसका बेसिकली एम था कि ये इसको हम वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस भी कहा जाता है इस स्कीम को, ठीक है। इसका बेसिकली जो अगर हम बात करें प्रोटेक्शन था, तो इसका बेसिकली एम था कि जितने भी सेकेंडरी एंड टेरिटरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसको प्रोटेक्शन अवेल हो सके, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें क्या था कि एम्स टू रिड्यूस वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज थ्रू रूटीन इम्यूनाइजेशन एंड स्पेशल कैंपेन। तो इसमें क्या होता है, स्पेशल स्पेशल कैंपेन लगाई जाती हैं और रूटीन तरीके से रूटीन वाइज इम्यूनाइजेशन किया जाता है और जितने भी डिजीजेज हैं उनसे बचा जाता है, ठीक है, थ्रू वैक्सीनेशन, ठीक है। एंड दीज प्रोग्राम्स एड्रेस diverse health issues streaming to enhance healthcare diversity, reduce diseases burden and improve overall health outcome for the Indian population। तो बेसिकली जितने भी तरीके के हेल्थ रिलेटेड जितने भी स्कीम्स वगैरह आई, तो उसका बेसिकली सबका अधिकतर लोगों का मेन यही मोटिव था कि डिजीजेस का बर्डन कम हो सके, ठीक है, और हेल्थ जो है इंडिया के पॉपुलेशन की वो और ज्यादा बढ़ सके और अच्छी खासी हेल्थ हो सके, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स इन वाटर ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो यहाँ पे वाटर की जगह एयर भी हो सकता है, ठीक है।
तो और भी कई चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है? जैसे कि आपको कई बारी एयर के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि एयर में जितने भी बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं, फिजिकल एजेंट्स हैं, वो कैसे ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। पर हमें यहाँ से पूछा गया है यहाँ पे वाटर के बारे में। वाटर में जो जितने भी तरीके के केमिकल होते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या फिजिकल एजेंट्स हो, वो कैसे ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताएँगे बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स इन वाटर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल जब हम बायोलॉजिकल एजेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया हो गया वायरसेस हो गए एंड अदर जितने भी तरीके के कंटामिनेटेड वाटर होते हैं उसमें क्या होता है कैन कॉज डिजीजेस सच एज शोलेरिया डिज़्निस्ट्री एंड थाइफॉइड टाइफॉइड इसमें क्या होता है टाइफॉइड जैसी बीमारियां भी जो होती हैं इसमें हो जाती हैं। तो इस तरीके के जो एजेंट्स होते हैं वो वाटर में इतने बुरे तरीके से फैल जाते हैं और इतने मतलब बहुत बैड तरीके से ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं कि कई बार क्या होता है ये इन्फेक्शंस जो होते हैं वो इवन डेथ तक लोगों को ले जाते हैं। ये वाटर रिलेटेड जितने भी एजेंट्स वगैरह अगर पोल्यूटेड कर देते हैं वाटर को तो ठीक है एंड पर्टिकुलरली अफेक्टिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन लाइक चिल्ड्रन एंड एल्डरली खासकर जो चिल्ड्रन होते हैं और जो एल्डरली होते हैं हमारे ओल्ड एज पीपल जो होते हैं उनको ज्यादा इफेक्ट करता है जितना भी ये इफेक्टेड वाटर होता है। ठीक है ये तो बायोलॉजिकल एजेंट थे जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है और जब हम केमिकल एजेंट्स की बात करते हैं तो जैसे वाटर पॉल्यूटेंट्स लाइक हैवी मेटल्स हो गए है ना एंड पेस्टिसाइड्स हो गए एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए ये सभी क्या होते हैं ये भी अपने आप में बहुत मतलब बहुत ही वर्ष तरीके से वाटर को जो है बहुत ही वर्ष तरीके से पोल्यूट करते हैं और जिसकी वजह से भी हमें कई तरीके की डिजीजेस जो है देखने को मिलती हैं। ठीक है तो हमने पिछले में देखा जैसे कई बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं उसके थ्रू क्या हो सकता है हमें टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। परंतु जब केमिकल एजेंट्स वाटर में मिलते हैं और उसको पोल्यूट करते हैं तो हमें बहुत ही वर्स्ट तरीके के जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ इश्यूज हैं वो देखने को मिल जाती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हमें हो सकता है कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है ना एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है तो जो कि केमिकल एजेंट्स जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। ठीक है और साइकिक एजेंट की अगर हम बात करें तो फिजिकल एजेंट में क्या होता है कि फिजिकल एजेंट्स में ना लाइक उसके टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया वाटर के टर्बिडिटी हो गई एंड पीएच जो है वो भी जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है वाटर की क्वालिटी को बहुत ज्यादा नीचे भी ला सकता है और बहुत ज्यादा हाई भी कर सकता है जो पीने में हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है वो आ सकते हैं हमारे सामने। तो हाई टेम्परेचर्स कैन प्रमोट बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकती है वाटर में उसकी वजह से हाई टेम्परेचर हो जाने की वजह से। ठीक है एंड डिसइंफेक्शन हो सकता है कई तरीके का और एक्सट्रीम जब पीएच लेवल बढ़ जाता है तो कैन इफेक्ट टेस्ट एंड लीड टू कोरोसिन ऑफ वाटर पाइप्स। तो जितने भी वाटर पाइप्स होते हैं उसमें कोरोसिन आ सकता है और उसका टेस्ट भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है जब पीएच लेवल बढ़ जाता है तो इफेक्ट टेस्ट है ना एंड पोटेंशियली रिलीजिंग हार्मफुल मेटल्स। तो बेसिकली वो पोटेंशियली क्या कर लेगा कि वो हार्मफुल मेटल्स जो है आने लग जाएंगे वाटर में। ठीक है so safeguarding water quality through proper treatment, disinfection and regular monitoring is crucial to prevent the diverse health effects posed by these agents। तो ये जो तीनों एजेंट्स थे चाहे वो फिजिकल थे बायोलॉजिकल थे केमिकल थे ये तीनों इतने ज्यादा इफेक्टेड करते हैं वाटर को जिसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज देखने के साथ साथ हमें डेथ का भी कई बार सामना करना पड़ता है। तो इनका रेगुलरली कंटिन्यूअली अगर मॉनिटरिंग करा जाए, अच्छे से प्रिवेंट किया जाए, अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से इन पे काम किया जाए, तो ये जो इफेक्ट हो रहे हैं उसको कम करा जा सकता है और हेल्थ इश्यूज जो जितने भी होते हैं उसको भी कम किया जा सकता है। सो एडुकेट वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन मेजरिंग आर essential to ensure access to safe and clean water thereby protecting human health। सो प्रोटेक्ट करना है अगर ह्यूमन हेल्थ को तो इसके लिए सैनिटेशन करना मेजर करना एसेंशियल हो जाता है और मैनेजमेंट जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। ठीक है ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन एपिडेमिक एंड एंडेमिक। सो आपको एपिडेमिक एंड एंडेमिक इन दोनों में शॉर्ट नोट लिखना है।
तो जब हम एपिडेमिक की बात करते हैं तो एपिडेमिक रेफर्स टू द सडन एंड वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज, किसी भी डिजीज का एकदम सडन ही, तुरंत ही, बहुत ज्यादा मायने में फैल जाना, ठीक है, उसको बेसिकली एपिडेमिक कहा जाता है। अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल देन यूजुअल विद इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और रीजन। सो किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी रीजन में, किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी में पीपल को, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जब इफेक्ट करता है तो वो बेसिकली एपिडेमिक कहलाता है, ठीक है। एंड इन कंट्रास्ट जब हम एंडेमिक की बात करते हैं तो एंडेमिक रेफर्स टू द कंसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज एट अ रिलेटिवली स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल लेवल विद इन अ सर्टेन पॉपुलेशन और ज्योग्राफिकल एरिया ओवर टाइम। तो यहाँ पे देखिए मेन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एपिडेमिक क्या होता है कि इसमें ना कोई भी डिजीज जो होती है, कोई भी बीमारी जो होती है, वो बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जो है इफेक्ट कर लेती है। किसी भी कम्युनिटी या रीजन से पीपल आ सकते हैं, ठीक है। और जब हम एंडेमिक की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई भी एक डिजीज जो होती है वो मतलब स्टेबल तरीके से किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ही पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है, और बिल्कुल स्टेबल तरीके से, नॉर्मल तरीके से, ऐसा नहीं कि एकदम ही आई आते के साथ ही बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर दिया। स्टेबल तरीके से होती है ना। और उसका प्रिडिक्शन भी करा जा सकता है कि इतने लेवल तक ये जो है इफेक्ट करेगा। तो ऐसी बीमारी जो होती है उसको हम एंडेमिक कहते हैं। तो नेक्स्ट हमें शॉर्ट नोट लिखना है वैक्सीनेशन पे। तो वैक्सीनेशन इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रिंग वीकेंड और किल्ड पैथोजेनेस और देयर कंपोनेंट्स टू स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स विदाउट कॉजिंग डिजीज। तो मतलब वैक्सीनेशन क्या होता है, ऐसे ऐसा एक तरीका होता है वैक्सीनेशन जिसके थ्रू किसी भी डिजीज को ना डायरेक्ट मारे बिना उसको उससे इफेक्ट करने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप कोविड का ले सकते हैं। जो हमें वैक्सीन लगी थी वो डायरेक्ट तो बिल्कुल उस डिजीज को खत्म नहीं कर पाई, पर हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल पावर दे दी, इतनी लाइक इतना हमारा इम्यून सिस्टम बिल्ड स्ट्रॉन्ग कर दिया जिसके थ्रू हम उस डिजीज से फाइट कर सके, ठीक है। सो इट हेल्प्स इम्यून सिस्टम बिल्ड इम्यूनिटी। सो बेसिकली इसका काम क्या होता है वैक्सीनेशन का, इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को बिल्ड करने में, प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड ऑफन लीडिंग टू हेड इम्यूनिटी, रिड्यूसिंग डिजीज स्प्रेड एंड प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल इंडिविजुअल्स। तो बेसिकली प्रोटेक्ट करना किसी भी किसी भी डिजीज से किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली वैक्सीनेशन का यूज किया जाता है, खासकर इम्यून सिस्टम को इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए होता है इसका मेन मोटिव, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसका भी हमें शॉर्ट नोट लिखना है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको हम एनसीडीएस भी कहते हैं। सो नॉन कम्युनिकेशन नेबल डिजीजेस आर chronic health condition not caused by infection agent, typically resulting from lifestyle factors such as poor diet, physical inactivity, tobacco uses। तो देखिए यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, कुछ ऐसे डिजीज होते हैं ना जिनको हम किसी के कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं तो वो हमें हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप कोविड का ही ले लीजिए, ठीक है, कोविड ले लीजिए, और कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको बोला जाता है कि उसके कांटेक्ट में मत आना, जैसे आई फ्लू हो गया। तो वो क्या कहते हैं कि अगर आप उससे कम्युनिकेबल का मतलब क्या है, कि आप उससे अगर कनेक्ट होते हैं या किसी तरीके से आसपास जाते हैं तो उससे क्या हो, आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। परंतु जो दूसरे एनसीडी जो डिजीज होते हैं उसमें क्या होता है ना कि ये कोई इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं होता। ये बेसिकली आपका या तो डाइट खराब है या कुछ आपकी एक्टिविटीज ही ऐसी, आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है, उसकी वजह से ये डिजीजेस जो होती हैं। फॉर एग्जांपल बैक पेन होना, ये किसी के इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं होता, ये आपका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है तो उसकी वजह से हो जाता है। डायबिटीज हो गया, ये भी कोई इन्फेक्शन का वो नहीं है। कैंसर हो गया, ये सारी चीजें क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो होती हैं सारी। अल्कोहल कंज्यूम करने से आपको कैंसर हो सकता है, राइट। तो मतलब ये सारे डिजीज ऐसे डिजीजेस होते हैं जो किसी बिना इन्फेक्शन वगैरह के नहीं फैलते हैं, ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसी की वजह से आपको होते हैं, ठीक है। सो प्रिवेंटिंग मेजर्स लाइक हेल्दी लाइफस्टाइल chooses an early डिटेक्शन प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिडक्शिंग देयर इम्पैक्ट। तो बेसिकली अगर आप पहले ही समझ जाते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करना बंद कर देते हैं और सारी लाइफस्टाइल में अपनी सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं, एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं, तो ये इन सारी बीमारियों से जो है बचा जा सकता है।
ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ग्लोबलाइजेशन का ह्यूमन हेल्थ पे कैसे इफेक्ट पड़ा है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का ना दो तरीके से, दो एस्पेक्ट से ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा है। पहला तो पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव में कैसे हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि कोई भी नई बीमारी के बारे में अगर पता चलती है, तो उसके बारे में अगर किसी कंट्री ने उसकी सॉल्यूशन के ऊपर काम कर लिया, उसका हेल्थ इश्यू से रिलेटेड जितना भी चीजें थी उस पर डिस्कस किया, सारा किया, उसका सॉल्यूशन बना लिया, तो उसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होगा, उस सॉल्यूशन के बारे में और भी अदर कंट्रीज को पता चलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है, उस डिजीज के से फाइट कैसे करे जाए, उससे प्रिवेंट कैसे किया जाए, उसका सोल्यूशन सबको पता चलेगा। और दूसरी ओर ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट नेगेटिव क्यों हो सकता है? बिकॉज कोरोना को आप देख लीजिए, उसमें क्या हुआ था कोविड-19 में कि वो एक जगह हुआ था, उसी की वजह से तो वो पूरे इंडिया में फैला। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो लोग एक देश से दूसरे देश नहीं जा पाते, तो उनसे उनके साथ साथ और भी बीमारियां एक देश से दूसरे देश कैसे आती है ना। सो ग्लोबलाइजेशन के अपने ही अपने इम्पैक्ट, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर अलग ही अलग तरीके से इम्पैक्ट है। सो ग्लोबलाइजेशन हैज प्रोफाउंडली इम्पैक्टेड human health by facilitating the rapid spread of information, technology एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चला है, हमें नए नए गुड्स मिले हैं, ठीक है, और नए नए इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है। सो वाइल इट हैज लेड टू इम्प्रूव एक्सेस टू मेडिकल एडवांसमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मेडिकल के फील्ड में कई तरीके की एडवांसमेंट आई है, नॉलेज आया है, नॉलेज शेयर हुआ है इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। एंड इंक्रीज्ड ट्रैवल हैज रेज्ड द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन डिजीज। मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे ट्रैवल जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितने भी डिजीज हैं, इन्फेक्शन रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनका फैलने का ज्यादा चांसेस बढ़ गया है, ठीक है। सो ग्लोबल ट्रेड हैज इन्फ्लुएंस्ड डाइट कंट्रीब्यूटिंग टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं, कम्युनिकेबल क्या होते हैं, जिसको आपके कांटेक्ट में आते ही सारे हो जाते हैं, ठीक है। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में भी ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। सो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैव लेड टू यूनिक हेल्थ केयर एक्सेस। ऑफ कोर्स जितने भी इकोनॉमिक तरीके से भी लोगों को हेल्प हुआ है, कंट्रीज को हेल्प हुआ है, वो अ, उनके पास नए नए नॉलेज आए हैं, नए नए स्किल्स आए हैं, टेक्नोलॉजी आई है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि वो अपने अपने हेल्थ केयर को एक्सेस कर पा रहे हैं और भी ज्यादा फैसिलिटी क्वालिटी वाइज प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। सो कोलैबोरेटिंग एफर्ट्स आर नीडेड टू हार्नेस ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट्स व्हाइल एड्रेसिंग इट्स हेल्थ रिस्क थ्रू coordinate health policies, disease control measures and इक्विटेबल हेल्थ केयर एक्सेस वर्ल्ड वाइड। सो बेसिकली यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ता है कि डिजीजेस के फैलने के साथ साथ, इन्फेक्शन बढ़ने के साथ साथ, नए नए चीजों के बारे में पता चला है, नए नए पॉलिसीज आई हैं, नए नए बीमारियों को कंट्रोल करने के तरीके सामने आए हैं, नॉलेज शेयर हुए हैं, मेडिकल एडवांसमेंट हुई है। तो ये सामने बात निकल कर आती है कि ग्लोबलाइजेशन का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ब्रीफली कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। सो कोविड-19 के दौरान पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या इम्पोर्टेंट रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, किसी भी एंडेमिक के रिस्पॉन्स के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसका, उस कॉन्टेक्ट का ट्रेसिंग करा जाए और पब्लिक में अवेयरनेस फैलाया जाए। ये इसेंशियल चीज हो जाती है किसी भी एंडेमिक से इफेक्टिव तरीके से फाइट करने के लिए। सर्विलेंस सिस्टम ट्रैक द वायरसेस स्प्रेड इनेबलिंग टाइमली इंटरवेंशन। तो सर्विलेंस सिस्टम के थ्रू तो हमें पता चल रहा था कि कैसे जो ये बीमारी है, वो पर्टिकुलर कोविड-19 जो है वो कैसे कैसे फैल सकता है, उसमें और भी क्या क्या चीजें, वायरसेस जो है वो और स्प्रेड हो सकते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, ये सारे अवेयरनेसेस हमें मिल रहे थे। और इसके थ्रू ही तो हमें पता चला कि हमें आइसोलेशन करना है, ठीक है, खुद से खुद को अलग कर लेना अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हमें दिखते हैं तो, ठीक है। एंड फैसिलिटीज प्रिवेंट ट्रांसमिशन एंड वैक्सीनेशन कैंपेन्स ने बहुत बड़ा रोल निभाया था हेल्थ के कोविड-19 से फाइट करने के लिए।
एंड हेल्थ कम्युनिकेशन फास्टर प्रिवेंटिंग बिहेवियर्स। तो आप देखिए यहाँ पे खुद सोच सकते हैं आप कि हेल्थ केयर में हेल्थ का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो चुका है, तभी तो हमने इतने बड़े कोविड-19 जैसे बीमारी के लिए अभी तक हम फिलहाल कहीं-कहीं ये सिम्पटम्स तो कम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, पर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी पावर, इतने नॉलेज होने की वजह से ही तो हम वैक्सीनेशन जैसी चीज़ों को जल्द से जल्द ला पाए थे और लोगों को बचा पाए थे। सो स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज गाइड कंटेनमेंट एफर्ट्स। तो जब पब्लिक पॉलिसीज जब स्ट्रांग होती हैं तो गाइडेंस अच्छा करती हैं और किसी भी पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने में हमें हेल्प करती हैं। सो द पेंडेमिक अंडर प्रोसेस द क्रिटिकल रोल ऑफ वेल फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट। तो उसमें क्या बहुत ज्यादा ज़रूरी था कि उस टाइम हमें तुरंत सब जगह इन्वेस्टमेंट भी चाहिए था। लोगों ने भी अपना हेल्प किया, लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया, जिसके पास था उन्होंने हेल्प किया और लोगों को बचाया, वैक्सीनेशन करवाया, ठीक है? और नए-नए पब्लिक पॉलिसीज़ लाई गई, तभी तो ये कोविड-19 के थ्रू हम लड़ पाए थे, राइट? सो जो जितनी भी इमरजेंसीज़ थी, उससे भी हैंडल किया गया, प्रोटेक्शन पॉपुलेशन एंड इंश्योरिंग स्विफ्ट कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स टू हेल्थ क्राइसिस लाइक कोविड-19। सो बेसिकली कोऑर्डिनेट करना, लोगों का हेल्प करना, लोगों का गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, गवर्नमेंट का लोगों के साथ हेल्प कोऑर्डिनेट करना, ठीक है? और लोगों को बेसिकली एक-दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है? और खुद के साथ-साथ दूसरों के बारे में भी केयर करना। ये सभी चीज़ें ही तो थी जो हमें कोविड-19 जैसे क्राइसिस से बचने में इम्पोर्टेंट हुई और हमें हेल्प करी, ठीक है? सो नेक्स्ट हमें शॉर्ट नोट लिखना है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मीन। तो मीन पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो बेसिकली आई होप कि आप सभी को पता ही होगा, द मीन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर रिप्रेजेंटिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ डाटाबेस। किसी भी डाटाबेस का एवरेज वैल्यू क्या होगा वो रिप्रेजेंट जो करता है मीन, उसी को हम कहते हैं। बेसिकली ये स्टैटिस्टिकल मेजर होता है, ठीक है? एंड इट्स कैलकुलेटेड बाय समिंग अप ऑल वैल्यूज एंड एडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली कोई भी जितना भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको समिंग अप करना एंड वैल्यू एडिट करके उसको जो है मीन को निकाला जाता है। तो यहाँ पे ये वाली लाइन आप जरूर लिखना, दैट समिंग अप ऑल द वैल्यू, जितने भी वैल्यूज है उनको सम करना एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना भी नंबर है उन सबको टोटल करना और फिर उसको डिवाइड करना किससे, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनके नंबर से, ठीक है? तो आई होप कि आपको मीन तो पता ही होगा। तो ये होता है मीन। सो नेक्स्ट हमसे पूछा गया है टी टेस्ट के बारे में। सो द टी टेस्ट इज अ statistical method used to determine if the means of two groups are significantly different from each other। तो टी टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसमें क्या होता है कि किसी भी मीन्स के जो दो ग्रुप हैं, ठीक है, उनमें ना अलग अलग जो डिफरेंसेस हैं उन दोनों के बीच में उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। एंड इट assesses whether observed differences are likely due to actual effects और random changes। तो उसमें क्या स्टडी की जाती है कि क्या इसका इफेक्ट जो पड़ा है वो एक्चुअल इफेक्ट है या फिर रैंडमली बस ऐसे ही चेंज आ चुका है। इट्स वाइडली एम्प्लॉयड इन रिसर्च एंड हेल्प्स वैलिडेट हाइपोथेसिस। तो उसको हेल्प करता है हमें वैलिडेटेड हाइपोथेसिस एंड रिसर्च करने में, ठीक है? सो नेक्स्ट हमसे पूछा गया है अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन। इसमें क्या होता है अनोवा, जिसको एनालिसिस ऑफ वेरिएशन भी कहा गया है, इसमें क्या होता है, इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज डिफरेंस अमंग मीन्स ऑफ थ्री और मोर ग्रुप्स। तो बेसिकली देखिए इसमें क्या होता था, इसमें ऐसे मीन्स के ऊपर स्टैटिस्टिकली स्टडी किया जाता था जिसमें किसी दो ग्रुप के ऊपर किसी भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कोई दो ग्रुप है, उनके मीन निकाले हुए हैं और उन दोनों के मीन के बीच में क्या चेंजेस हैं, क्या वो नॉर्मल चेंजेस हैं या ऐसी बस रैंडमली चेंज आ चुके हैं, ठीक है? और अनोवा में क्या होता है कि एनालिसिस होता है, इसमें अलग अलग तरीके के मीन्स निकाले जाते हैं, मीन्स ऑफ थ्री और मोर ग्रुप्स। इसमें क्या था, दो, और इसमें थ्री भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? ऐसे ग्रुप्स का मीन निकालकर और उसको स्टैटिस्टिकल तरीके से समझा जाता है एंड इट असेसेस वेदर देयर आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वेरिएशन बिटवीन ग्रुप्स। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी वेरिएशंस आए हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है एंड इट्स crucial for studying various factors impact on a dependent variable and is commonly employed in experimental and observation studies। तो इसमें बेसिकली इसका हेल्प क्या होता है, इसके थ्रू अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएशन के थ्रू इसमें क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि जितने भी वेरिएशंस है, जितने भी ग्रुप्स हैं
उनमें किस तरीके के वेरिएशंस आए हैं उसकी स्टडी करी जानी, और फिर उसको स्टडी करके उसको एनालाइज करना, फिर उस एनालिसिस के थ्रू आगे वाली जो भी फर्दर स्टडीज होगी, ऑब्जर्वेशन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, उसमें ये हेल्प होता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है SPSS, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। सो इसमें क्या होता है, SPSS इज अ सॉफ्टवेयर टूल यूज फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जिसके थ्रू डाटा को एनालाइज करने के लिए और उसको मैनेजमेंट करने के लिए और उसको रिपोर्टिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एंड इट ऑफर्स अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। इसका जो इंटरफेस होता है बहुत यूजर फ्रेंडली होता है, जो भी उसको यूज करेगा वो बहुत अच्छे से यूज कर सकता है, इजी होता है, इजी टू यूज, एंड wide range of statistical tests, making it valuable for researchers and analysts in field such as social science हो गया, साइकोलॉजी हो गए, एंड हेल्थ फैसिलिटीज हो गए, डाटा ड्रिवन इंसाइट्स हो गए। तो मतलब किसी भी तरीके का डाटा जो है, अगर उस डाटा को समझना है, उसको एनालिस करना है, उसको मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए SPSS नाम का एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसका यूज किया जाता है। ठीक है, जिसको हम स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।